अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारा टॉपिक है वो है विथड्रॉल ऑफ अ पार्टनर। आज हमने देखना है कि जब कोई पार्टनर विथड्रॉ करना चाहता है तो वो किन किन तरीक़ों से विथड्रॉ कर सकता है। पहला तरीका ये होता है कि पार्टनर अपनी जो कैपिटल है, उसकी जितनी इक्विटी बनती है, वो किसी दूसरे बंदे को सेल कर दे, जो पे करने के लिए तैयार हो उस बंदे को। ठीक है, मीन कि जो पार्टनर विथड्रॉ करना चाह रहा है वो किसी और बंदे को अपनी जितनी इक्विटी बनती है बताएगा, वो उसको कैश की सूरत में पे कर देगा। अब इस सूरत में होगा क्या कि जो विथड्रॉल पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट में से उतनी अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। और जो नया बंदा है, ठीक है, जिसने पे किया है, ठीक है, वो अमाउंट उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमारे पास था पहला तरीका। पहला तरीका क्या था कि सिंपल, अगर एक बंदा विथड्रॉ करना चाह रहा है, कोई बाहर का बंदा अगर उसको ख़रीदना चाहता है, उसको पे करने के लिए तैयार है, तो वो अपनी उसको उतनी अमाउंट दे देगा। ठीक है, और पार्टनर जो है वो उस पार्टनरशिप से विथड्रॉ हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो दूसरा तरीका हमारे पास आता है, वो है ये है द सेकेंड केस इन विच कैश और अदर एसेट्स ऑफ पार्टनरशिप आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू विथड्रॉइंग पार्टनर इन सेटलमेंट ऑफ हिज और हर इंटरेस्ट। दूसरा तरीका सिंपल है कि जितने उसके अमाउंट यानी उसकी कैश या उसका एसेट बनता है वो उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, अब उसकी सूरत इस सूरत में क्या होगा कि उस अमाउंट पर अगर तो इंटरेस्ट पे करना बनता है, ठीक है, इंटरेस्ट देना बनता है, तो विथड्रॉ पार्टनर को इंटरेस्ट मिल जाएगा। और अगर विथड्रॉल पार्टनर जो है वो इंटरेस्ट देना हो, यानी ये सेटलमेंट पे डिपेंड करता है कि एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है कि इन्होंने क्या, जब अगर कोई पार्टनर विथड्रॉ करना चाह रहा है और सेटलमेंट में ये लिखा हुआ है कि जब विथड्रॉ करेगा तो सिर्फ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जो विथड्रॉल पार्टनर अपनी जो कैपिटल है, अपना जो इक्विटी है, उस इक्विटी में से उतनी अमाउंट इंटरेस्ट के तो सूरत में अदा करेगा। एक्चुअली जो पार्टनर विथड्रॉ कर रहा है उसको अमाउंट तो मिल जाएगी, लेकिन उसे हो सकता है इंटरेस्ट मिल जाए। ठीक है, यानी उसकी अमाउंट अगर 38,000 बनती है तो उसे इंटरेस्ट के साथ 40,000 मिल जाए। हाँ, अगर उससे इंटरेस्ट डिडक्ट करना होगा, ये भी एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है कि अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि उसकी अमाउंट में से इंटरेस्ट निकालना पड़े, तो फिर क्या होगा कि उसकी 38,000 अगर अमाउंट बनती है, 2,000 इंटरेस्ट बनता है, तो इंटरेस्ट 2,000 उसका डिडक्ट करके उसे 36,000 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, वही बोर्ड्स की एग्ज़ाम्पल है कि प्रेज़, जैन और रशीद 3 लोग हैं। ठीक है, तीनों के अमाउंट इतनी इतनी बनती है। तो प्रेज़ जो है वो क्या करना चाह रहा है, विथड्रॉ करना चाह रहा है। ठीक है, प्रेज़ विथड्रॉ करना चाह रहा है, और अगर यहाँ पर कोई इंटरेस्ट अदा करना या लेना ना हो तो फिर हम उसको बोलते हैं नो बोनस, मतलब उसे कोई बोनस अदा करना नहीं पड़ा, ना ही उसे जो है लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास प्रेज़ की अमाउंट थी 38,000, जैसे कि हमें अकाउंट्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल बैलेंस में नज़र आ रहा है कि प्रेज़ कैपिटल 38,000 और उसने कैश की सूरत में 38,000 निकलवा लिया। ठीक है, अब अगर बोनस जो है, बोनस टू रिमेनिंग पार्टनर, अब जो बाकी पार्टनर बच जाते हैं उनको बोनस दे कर जाना पड़े, यानी इंटरेस्ट अदा करके जा रहे हैं। ठीक है, जो हमारे पास प्रेज़ था उसने अपनी अमाउंट 38,000 निकलवाना चाह रहा है, अपना विथड्रॉ करना चाह रहा है, तो विथड्रॉ की सूरत में उस पर 4,000 जो है वो इंटरेस्ट लगा। ठीक है, यानी उसने बोनस अदा किया। अब वो बोनस मिलेगा किसको, वो बोनस मिलेगा जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे उनको। ठीक है, अब जो हमारे पास प्रेज़ को 38,000 अमाउंट नहीं मिलेगी, उसे कितनी मिलेगी, 34,000। क्यों? क्योंकि उसने 4,000 बोनस के तौर पर अदा किया, किसको, रिमेनिंग पार्टनर को। अब जो 4,000 है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, किस में, किन दोनों में, जैन और रशीद में, जो बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स हमारे पास मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास आता है बोनस टू विथड्रॉइंग पार्टनर। अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए कि आपको बोनस जो है वो विथड्रॉइंग पार्टनर को देना पड़े। ठीक है, अब विथड्रॉइंग पार्टनर में बी एबल टू रिसीव मोर देन हिज और हर रिकॉर्डेड इक्विटी फॉर एटलीस्ट 2 रीज़न। अब 2 रीज़न हो सकते हैं इसके। पहली रीज़न क्या है, द रिकॉर्डेड इक्विटी में बी अंडर स्टेटेड, यानी उसकी जो अमाउंट बताई गई है वो कम लिखी गई हो, तो इस सूरत में उसे, यानी जो अमाउंट उसकी थी वो करंट
करंट जो हमारे पैसे की वैल्यू है उससे कम है, तो हमने तो अदा करना है उसको उस हिसाब से जो करंट पैसे की वैल्यू है। अब देखें उसके पास उसकी अमाउंट बनती थी 38,000 सपोज़, ठीक है। तो 2,000 जो है वो करंट जो है वो इंटरेस्ट लग गया, यानी उसे बोनस 2,000 मिलना है। इसका मतलब क्या है, अंडर स्टेटेड है उसकी अमाउंट, कैपिटल अमाउंट जो है वो अंडर स्टेटेड है, यानी 38,000 है, बनती उसकी 40,000 है। तो इस सूरत में 2,000 उसे अदा करना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा केस क्या हो सकता है, द रिमेनिंग पार्टनर में एग्री टू रिमूव दिस पार्टनर बाय गिविंग एसेट्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि जो बाकी पार्टनर बच गए हैं वो उसकी विदड्राइंग के लिए एग्री हैं कि इसको विदड्रॉ कर दिया जाए, लेकिन साथ में इसको थोड़ा सा बोनस दे दिया जाए, तो फिर उसे बोनस मिल जाएगा। जैसे कि हमें नज़र आ रहा है कि प्रेज़ का कैपिटल 38,000 बनता था, ठीक है। 2,000 से बोनस मिलना है, 2,000 बाकी रिमेनिंग दो ही पार्टनर थे, दोनों में डिवाइड हो गया, एक एक हज़ार दोनों ने अदा किए। एक जैन ने 1,000 अदा किया और रशीद ने भी 1,000 अदा किया, तो टोटल कैश जो उसे मिली है वो है 40,000। बेटा ये डिपेंड करता है कि अगर जो आपकी वैल्यू कैपिटल वैल्यू जो है वो ओवर स्टेटेड है, यानी ज़्यादा लिखी गई है, तो इसका मतलब है उसे बोनस अदा करके जाना पड़ेगा, यानी रिमेनिंग पार्टनर्स को बोनस मिलेगा। और अगर अंडर स्टेटेड वैल्यू होगी, अंडर स्टेटेड से क्या मुराद है कि जितनी उसकी वैल्यू बनती है उससे कम, ठीक है। तो ऐसी सूरत में बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो उसको बोनस के तौर पर कुछ देंगे, तो इस सूरत में बोनस टू विदड्रॉइंग पार्टनर मिलेगा। उसके बाद हमारे पास सिचुएशन आ जाती है डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर जो है वो मर जाता है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है, अ डिसीज्ड पार्टनर स्टेट इन इंटाइटल्ड टू रिसीव हिज और हर इक्विटी। तो जो मरने वाला पार्टनर है उससे उसकी इक्विटी मिलेगी, ठीक है। अब इसकी भी दो सूरतें हो सकती हैं, क्लोजिंग द बुक्स टू डिटरमिन इनकम और लॉस। जब बुक्स को क्लोज़ किया जाए तो इनकम या लॉस की सूरत में उसे उसका हिस्सा दे दिया जाएगा, यानी अगर प्रॉफ़िट बनता है तो उससे उसका प्रॉफ़िट अदा कर दिया जाएगा, और अगर लॉस बनता है तो बिज़नेस में जितना भी एसेट है वो एसेट डिवाइड करने के बाद जो अमाउंट बच जाती है वो उसे अदा करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी डेथ जिसके डिसीज्ड पार्टनर जो है वो अदा करेगा। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिस बंदे की डेथ होती है उसे हम डिसीज्ड बोलते हैं, डिसीज्ड पार्टनर। दूसरी सूरत क्या बन सकती है, डिटर्मिनिंग एंड रिकॉर्डिंग करंट मार्केट वैल्यू। देखिए जी, रीवैल्यू करना ज़रूरी होती है, ठीक है। करंट वैल्यू यानी एक साल पहले पैसे की क्या वैल्यू थी और एक साल बाद वैल्यू क्या है, ठीक है। जो उसका कैपिटल है वो एक साल पहले सपोज़ करो एक साल पुराना है, या जितना अरसा हो चुका है पार्टनरशिप को पुराना है। अब रीवैल्यू का क्या मतलब है कि आज के दौर में या आज के दिन उस पैसे की क्या वैल्यू है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, उसको चेक करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको उसकी अमाउंट दे दी जाती है। अब इसमें उसको हो सकता है लाइक गुडविल, अगर गुडविल है, ठीक है, तो गुडविल की सूरत में उससे उसका शेयर मिल जाएगा। उसके बाद अकमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस जो है, जब हम अकमुलेट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं प्रॉफिट या लॉस, तो उससे वो भी बियर करना पड़ेगा। प्रॉफिट की सूरत में उससे मिल जाएगा, और अगर लॉस है तो उसे बियर करना पड़ेगा। उसके बाद रीवैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस। रीवैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस का क्या मतलब है, जब हम पैसे की आज की वैल्यू पर उसका जो प्रॉफिट बनता है वो उसे दे दिया जाएगा, और लॉस जो बनता है वो उससे लेना पड़ेगा। इंटरिम प्रॉफिट, एक मेन चीज़ आ जाती है इंटरिम प्रॉफिट। अब इंटरिम प्रॉफिट क्या होता है कि अगर साल के दरमियान में कहीं वो बंदा मरता है तो ऐसी सूरत में हम इंटरिम डिविडेंड निकालते हैं। जैसे इंटरिम डिविडेंड क्या होता है कि हम 3 माह, 6 माह, 4 माह, 5 माह की जितनी इनकम बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालते हैं, ठीक है। उसी तरह इंटरिम प्रॉफिट, यानी अगर साल का स्टार्ट के बाद 3 माह बाद वो बंदा मरता है तो 3 माह का जितना पैसा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसके हिस्से में उसका उसे मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लिक्विडेशन ऑफ अ पार्टनरशिप। ये हमारे पास एक नया टॉपिक है, लिक्विडेशन ऑफ अ पार्टनरशिप। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है। लिक्विडेशन का मतलब होता है कारोबार का खात्मा, यानी पार्टनरशिप का खात्मा हो जाता है, ठीक है। अब अगर तो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है, खात्मा हो जाता है, लिक्विडेशन हो जाती है, तो इस सूरत में क्या होता है, सबसे पहले रिकॉर्ड द सेल ऑफ नॉन कैश एसेट्स, ठीक है।
हमने रिकॉर्ड किसका रिकॉर्ड निकालना है, नॉन कैश एसेट्स का, जिनको हम फौरी कैश की सूरत में कन्वर्ट नहीं कर रहे, यहाँ जो पार्टनर बिजनेस में चल रही थी, जैसे लैंड हो गई, मशीनरी हो गई कोई, ठीक है। तो एंड एनी गेन और लॉस फ्रॉम देयर लिक्विडेशन, तो उस सूरत में अगर लॉस होता है तो लॉस बियर करना पड़ेगा तमाम पार्टनर्स को, और अगर प्रॉफिट होता है यानी गेन मिलता है तो फिर उन्हें उनका हिस्सा मिल जाएगा। दूसरा हमारे पास आ जाता है एलोकेट एनी गेन और लॉस फ्रॉम लिक्विडेशन ऑफ एसिड्स इन स्टेप वन। पहले स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, जब लिक्विडेशन के बाद हमने एसिड्स को देखना है कि किसका कितना हिस्सा यानी प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये देख के हमने एलोकेट करना होता है टू द पार्टनर्स यूजिंग देयर इनकम एंड लॉस शेयरिंग रेशो, उनकी रेशो के मुताबिक, यानी जिसकी जितनी अगर किसी बंदे की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है उसे ज़्यादा मिल जाएगा, जिसकी कम इन्वेस्टमेंट है उसे कम, यानी ये डिपेंड करता है इनकम एंड लॉस शेयरिंग रेशो पर कि हम कैसे प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थर्ड हमारे पास आ जाता है पे और सेटल ऑल पार्टनर्स लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ भी मौजूद होती हैं पार्टनरशिप में या बिज़नेस में, जो उन्हें अदा करनी पड़ती हैं, जिम्मेदारियां जो होती हैं हमारे पास, तो वो पे कौन करेगा, वही पार्टनर्स करेंगे, ठीक है, जितने भी पार्टनर्स हैं। नंबर 4 हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूट एनी रिमेनिंग कैश टू पार्टनर्स बेस्ड ऑन देयर कैपिटल बैलेंसेस। अब लास्ट पर हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है, तकसीम कर देना है। अगर तो कुछ बच जाता है यानी कुछ प्रॉफिट या लॉस यानी कुछ कैश बच जाती है, जो कैश बचती है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और अगर लॉस होता है तो लॉस भी उन पर डिस्ट्रीब्यूट करके उनसे ले लिया जाता है। पार्टनरशिप लिक्विडेशन यूजुअली फॉल इनटू वन और टू केसेस। अब इसमें एक या दो केसेस की सूरत में लिक्विडेशन होती है, यानी कोई एक या दो केसेस ऐसे होते हैं जिस सूरत में जो कारोबार है वो ख़त्म हो जाता है। पहला केस है हमारे पास नो कैपिटल डेफिशिएंसी। नो कैपिटल डेफिशिएंसी मीन्स दैट ऑल पार्टनर्स हैव ज़ीरो और क्रेडिट बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट फॉर फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। इसका क्या मतलब है कि तमाम के तमाम पार्टनर्स के क्रेडिट में अब कुछ भी नहीं है, उनके अकाउंट क्रेडिट जो है उनका जो कैपिटल अकाउंट है वो ज़ीरो है। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपनी तमाम के तमाम अमाउंट जो है वो निकलवा लिए। टू इलस्ट्रेट अज्यूम दैट, अब इस को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ये एग्जांपल देखें। हमारे पास 3 लोग हैं, जैन, प्रेज एंड रशीद, ऑपरेट देयर पार्टनरशिप इन बोर्ड्स फॉर सेवरल ईयर, बहुत साल से काम कर रहे हैं इकट्ठे, ठीक है। शेयरिंग इनकम एंड लॉस इक्वली, उन्होंने अपना जो इनकम एंड लॉस है वो इक्वली शेयर करना है। द पार्टनर्स देन डिसाइड टू लिक्विडेट, और वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि फैसला करते हैं कि अब हमें पार्टनरशिप ख़त्म कर देनी चाहिए। ऑन द लिक्विडेशन डेट द करंट पीरियड इनकम और लॉस इज़ ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर्स। लिक्विडेशन डेट यानी जिस दिन वो ख़ात्मा होगा उस दिन क्या करते हैं, जो अमाउंट जो कैश बच जाता है वो कैश डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तमाम पार्टनर्स में। कैपिटल अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू शेयरिंग एग्रीमेंट, डिपेंड करता है एग्रीमेंट पे। आफ्टर द ट्रांसफर्ड, अब ट्रांसफ़र होने के बाद क्या होता है, पार्टनर्स रिकॉर्डेड अकाउंट बैलेंस। अब हम देख लेते हैं हमारे पास कैश की सूरत में जो बिज़नेस है उसमें हमारे पास 1,78,000 रुपये हैं, ठीक है। उसके बाद लैंड हमारे पास जो है वो 40,000 की है, 40,000 की लैंड है। अकमुलेट पेएबल यानी जो हमारे पास लाइबिलिटी है वो है 20,000। पेरेज का हमारे पास कैपिटल कितना है, 66,000, जैन का 70,000 और रशीद का 62,000। वी अप्लाई 3 स्टेप्स फॉर लिक्विडेशन। अब हम 3 स्टेप लगाएंगे इस पर। कौन कौन से स्टेप्स, द पार्टनरशिप सेल्स इट्स नॉन कैश एसेट्स। नॉन कैश एसेट्स हमारे पास कौन सा था, लैंड, ठीक है। तो लैंड को सबसे पहले सेल किया। एंड एनी लॉसेज और गेन फ्रॉम लिक्विडेशन आर शेयर्ड। जब लैंड को सेल करेंगे तो लैंड को सेल करने की सूरत में उन्हें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इक्वली। अब चूँकि ये ध्यान में रखना है कि लैंड की जो हमारे पास अमाउंट है, जो उसकी वैल्यू है वो कितनी है, 40,000, ठीक है। Assume the board sell in non-cash assets consisting of 40,000 in land for 46,000, यानी 40,000 की लैंड थी, वो लैंड कितने में सेल हुई है, 46,000, 40,000 में। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 40,000 और 46,000 में कितना फ़र्क आया, 6,000 का। वो 6,000 इनका क्या है, प्रॉफिट है। In a liquidation, gains or losses usually result from sale of non-cash asset, which are called losses and gain for liquidation. इसको हम क्या बोलेंगे, लिक्विडेशन की सूरत में लॉस या गेन मिलना, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि नॉन कैश एसेट्स जब हम सेल करते हैं तो इसी सूरत में सेल करते हैं जब
हम पार्टनरशिप का ख़ात्मा चाहते हैं, यानी लिक्विडेशन चाहते हैं। जब इन्होंने लिक्विडेशन की तो इन्हें पता चला कि हम इनका जो नॉन कैश एसेट्स था वो 46,000 का सेल हुआ है, यानी इनकी जो लैंड थी वो 46,000 की सेल हुई है, जो कि 40,000 की थी। ठीक है, तो 6,000 इनको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, कैश की सूरत में इन्हें कितना मिल गया सेल करने के बाद? 46,000 रुपया। ठीक है, लैंड 40,000, जो गेन हुआ है वो कितना है? 6,000, जो कि हमें टेबल में नज़र आ रहा है। एलोकेट ऑफ गेन फ्रॉम लिक्विडेशन पर द पार्टनर्स इनकम एंड लॉस शेयरिंग एग्रीमेंट। अब जो 6,000 इनको प्रॉफिट हुआ था वो किस तरह से इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो डिपेंड करता है एग्रीमेंट पे। अब एग्रीमेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का लिखा हुआ था। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट से क्या मुराद है कि तीनों को बराबर बराबर मिल जाएगा 6,000 का, जो 6,000 इनको गेन हुआ है। यानी जैन को भी, अगर 6,000 को 3 पार्टनर्स थे, 3 पे डिवाइड कर दिया जाए तो 2,000 आता है। यानी जैन को भी 2,000 मिल गया, प्रेस को भी 2,000 मिल गया और रशीद को भी 2,000 मिल गया, जो कि हमें टेबल में नज़र आ रहा है जी। उसके बाद क्या क्या हो रहा है? द पार्टनरशिप पेज इट्स लिक्विडेशन इट्स लाइबिलिटीज़। अब इन्होंने क्या करना है, अपनी लाइबिलिटी जो है वो पे करनी है, जो कि कितनी थी? 20,000। अब 20,000 इन्होंने अपनी लाइबिलिटी जो है वो पे कर दी। उसके बाद क्या हुआ? जैन का अगर कैपिटल देखें, जैन की 70,000 बन रहा था, 2,000 उससे फ़ायदा हुआ है। ठीक है, 2,000 कहाँ से फ़ायदा हुआ है? जब इन्होंने नॉन कैश एसेट यानी लैंड को सेल किया तो 2,000 इनको मिल गया, इसको मिल गया। जैन को कितना अब कैपिटल बन गया? 72,000। इसी तरह प्रेस का हमारे पास 68,000 बन जाता है और रशीद का हमारे पास 64,000 बन जाता है। कैश की सूरत में हमारे पास 1,78,000 मौजूद था, जो कि हमें आप टेबल में देख रहे हो जहाँ पर कैश की हेडिंग लिखी हुई है। तो कैश की सूरत में हमारे पास 1,78,000 था। ठीक है, 46,000 उनको मिला लैंड सेल करने का, तो जो अमाउंट जमा हुई तो हमारे पास कितने आ गए? 2,04,000, सॉरी जी, 2,24,000। हाँ जी, उसके बाद लाइबिलिटी पे की कितनी? 20,000। अब 2,24,000 में से हमने 20,000 को माइनस किया तो हमारे पास लास्ट पे जो अमाउंट बनती है वो हमारे पास कितनी बनती है? 2,04,000। ठीक है, तो जैन को कैपिटल की सूरत में 72,000 और प्रेस का कितना था? 68 और 64, तीनों का अगर सम अप कर दिया जाए तो 2,04,000 अमाउंट हमारे पास लास्ट में बन जाती है। तो ये हमारे पास फ़ाइनल जो हमने अकाउंट बनाया है उसमें हमें नज़र आ रहा है, फ़र्स्ट हेडिंग में हमारे पास कैश की सूरत में 1,78,000 मौजूद है। ठीक है, बैलेंस प्रियर टू लिक्विडेशन, यानी लिक्विडेशन से पहले हमारे पास जो बैलेंस था वो कितना था? 1,78,000। अब हमने नॉन कैश एसेट को सेल किया, कितने कितने में सेल किया? 46,000 में, चूँकि जो 40,000 की थी। उसके बाद पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटी हमने पे की कितनी? 20,000 की। तो 1,78,000 प्लस कर देना हमने 46,000, माइनस करना है हमने लाइबिलिटी को। माइनस करने के बाद हमारे पास कितनी अमाउंट आई? 2,04,000। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है नॉन कैश एसेट, जो कि 40,000 का था और हमने उसमें से 40,000 को माइनस कर दिया। 40,000 को क्यों माइनस किया? चूँकि 46,000 की सेल हुई है। 46,000 इसलिए माइनस किया है क्योंकि 6,000 जो है वो तीनों पार्टनर्स में डिवाइड हो गया। उसके बाद हमारे पास लाइबिलिटी 20,000 थी, लाइबिलिटी हमने पे कर दी। लाइबिलिटी को 20,000 में माइनस किया। अब हमारे पास कोई लाइबिलिटी मौजूद नहीं, ना ही हमारे पास कोई एसेट मौजूद है, कोई लैंड मौजूद नहीं है। उसके बाद अगर हम जैन का कैपिटल देखें, अकाउंट देखें, तो जैन के पास थे 70,000। ठीक है, 2,000 उसको लैंड के हिस्से में से मिला। ठीक है, अब उसके जो अमाउंट मिली वो 72,000 है। उसने 72,000 जो है वो निकलवा लिए। क्यों निकलवाई है? क्योंकि पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इसी तरह प्रेस की 66,000 थी, 2,000 उसका ऐड हुआ लैंड का, जो उसे उसका हिस्सा मिला, तो 68,000 उसकी अमाउंट बन गई। उसने वो भी पूरी की पूरी अमाउंट जो है वो निकलवा ली और लिक्विडेशन हो गई। इस तरह रशीद की जो अमाउंट बनती थी वो 62,000 बनती थी, 2,000 लैंड का ऐड हुआ, 64,000 उसकी फ़ाइनल अमाउंट बनती थी, जो कि उसको मिल गई, उसने निकलवा ली। अब उसके पास कुछ, क्योंकि अब पार्टनरशिप या बिज़नेस ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ये हमारे पास पहला तरीका था नो कैपिटल डेफिशिएंसी का। नो कैपिटल डेफिशिएंसी में क्या होता है कि अगर तमाम के तमाम पार्टनर्स जो हैं वो अपनी तमाम की तमाम अमाउंट जो है वो निकलवा लें, अपनी
कैपिटल जो है वो निकलवा लें। दूसरा हमारे पास आ जाता है कैपिटल डेफिशिएंसी। अब इसमें बेटा हमारे पास क्या सूरत बनती है कि हम लिक्विडेशन, चूँकि हम लिक्विडेशन पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ ज़हन में रखनी है हम लिक्विडेशन होती क्यों है। तो पहला जो पॉइंट था कि लिक्विडेशन क्यों होती है वो हमने देख लिया, जो कि नो कैपिटल डेफिशिएंसी था। अब हमारे पास दूसरी जो है वो है कैपिटल डेफिशिएंसी। कैपिटल डेफिशिएंसी से क्या मुराद है कि आपके जो कैपिटल है वो कम हो गया। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास 3 पार्टनर्स मौजूद हैं, तो 3 में से एक पार्टनर ऐसा है जिसका जो कैपिटल है वो माइनस में चला गया, ठीक है, जिसकी इक्विटी जो है वो माइनस में चली गई है, यानी उसको अब बिज़नेस को पे करना पड़ेगा, ना कि वो बिज़नेस से निकाल सकता है अपनी अमाउंट। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, जब कोई एक पार्टनर जो है वो लॉस में जा रहा हो, यानी उसकी अमाउंट जो है वो माइनस में चली जाए, उसका कैपिटल माइनस में चला जाए, तो इस सूरत में लिक्विडेशन हो जाती है। जैसे कि हमारे पास सामने एग्जांपल मौजूद है कि हमारे पास जो रशीद है, सपोज़ करें उसका 3000 जो है वो उस पर माइनस है, अब उसने वो पे करना है, ठीक है। तो इस सूरत में लिक्विडेशन हो गई। अब हमने देखना है कि जो पार्टनर पे करेगा, अगर तो पार्टनर पे करता है, यानी रशीद जो है वो अपना 3000 पे करने को तैयार है, जो उसका माइनस में था, जो कैपिटल माइनस में था, अब अगर वो पे करने को तैयार है तो फिर ठीक है, फिर बाकी पार्टनर्स को कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। यानी जो रशीद था उसने अपना 3000 पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद जैन ने क्या किया, जैन की अमाउंट बनती थी 19,000, ठीक है, वो उसने अपना निकलवा ली, और प्रेस की अमाउंट बनती थी 8000, तो उसने वो निकलवा ली और पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म हो गई। अब दूसरी सूरत ये बनती है कि अगर जिस पार्टनर्स की का जो कैपिटल है वो माइनस में जा रहा है और वो अदा करना ही नहीं चाहता, यानी उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो उसको अदा करे, ठीक है। तो इस सूरत में क्या होगा कि वो जो 3000 जो लॉस था, जो रशीद का लॉस था, वो कौन अदा करेगा? बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे हाफ हाफ, ठीक है। यानी 3000 उसने अदा करना था, तो 3000 को बाकी रिमेनिंग कितने पार्टनर्स बचे? 2, दो पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2 पे डिवाइड किया तो 1500 आंसर निकला। इसका मतलब क्या है, जैन ने 1500 अदा किया उसके हिस्से का, और प्रेज ने 1500 अदा किया उसके हिस्से का। तो रशीद का कैपिटल जो है वो जो माइनस में था वो ज़ीरो में जाएगा। क्लियर है? अब 1500 जब जैन पे करेगा तो जैन की जो अमाउंट बनेगी वो पहले कितनी थी? 19,000। अब 1500 रशीद के हिस्से का अदा करने के बाद उसकी अमाउंट जो उसने निकलवाई है वो कितनी है? 17,500। अब उसका बैलेंस ज़ीरो। इसी तरह प्रेस की जो अमाउंट थी वो बनती थी 8,000 सॉरी। तो 8,000 में से अगर 1500 माइनस कर दें तो 6500 जो है वो प्रेस को मिला। कैश की सूरत में दोनों का अगर देखा जाए तो वो हमारे पास 24,000 बनता है। लास्ट में हमें बता रहा है कि रशीद लाइबिलिटी इज़ कवर दिस डेफिशिएंसी डज नॉट रिलीव रशीद ऑफ लाइबिलिटी। अब उसकी जो लाइबिलिटी थी, जो रशीद का कैपिटल माइनस में था, वो क्लियर तो हो गया, लेकिन रशीद की लाइबिलिटी इसके साथ ख़त्म नहीं हुई। इफ़ रशीद बिकम एबल टू पे एट अ फ्यूचर डेट, अगर रशीद के पास फ्यूचर में कहीं पैसा आ जाता है कहीं से, तो उसे क्या करना पड़ेगा, लाइबिलिटी, अब यानी उसे अपना ज़िम्मेदारी जो है जैन को 1500 देना पड़ेगा और प्रेस को 1500 देना पड़ेगा। तो दोनों जो जैन और प्रेस जिन्होंने अदा किया था उसकी जगह पे, रशीद की जगह पे, तो उन उससे रशीद से अपनी अमाउंट जो है वो वापस ले लेंगे। जी, इसके साथ आपका जो लेक्चर है वो आज का ख़त्म होता है। 2 टॉपिक मैंने करवाए हैं, दोनों आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।